वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर नामक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। हम लोग डिफिनीशन इसका कह सकते हैं कि अंगों का वैसा समूह जो रिस्पिरेशन की क्रिया में श्वसन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया के लिए उत्तरदायी हो, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर, आप ये फिगर, ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है, मनुष्य का श्वसन तंत्र है ये। और इसमें एक से अधिक ऑर्गन्स हैं, एक से अधिक अंग हैं, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक काम को अंजाम देते हैं। वो काम है रिस्पिरेशन या श्वसन। इसलिए ये स्ट्रक्चर रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र कहलाएगा। अब इस रिस्पिरेटरी सिस्टम में, इस श्वसन तंत्र में, जैसे आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा नासिका गुहा यानी कि नाक, नोज। दूसरा ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया श्वसन अंग, ग्रसनी। तीसरा जो है ऑर्गन हो जाएगा ये बायां फेफड़ा यानी कि लेफ्ट लंग्स, और ये हो जाएगा दायां फेफड़ा यानी कि राइट लंग्स। और फिर यहाँ फेफड़े के अंदर गुब्बारे की जैसी संरचना रहेगी, ये हो गई कुपिका। और फिर इसमें कुपिकाओं में यानी कि लंग्स में, छाती में, ये हो गया बाती यानी कि किताबी नाम पसलियां। और फिर ये हो गया डायफ्राम। तो ये इस श्वसन तंत्र के अंदर उपस्थित ये कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ अंग हैं। आइए हम लोग अब इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों को समझना ये है कि हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन कैसे चला जाता है और कैसे हमारे फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है, यही हमें समझाना है। तो होता ये है कि सबसे पहले जब ऑक्सीजन मनुष्य की नाक में प्रवेश करता है, तो मनुष्य के नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और कुछ ऑयल ग्लैंड होते हैं। वो छोटे छोटे बाल और ऑयल ग्लैंड वायु में उपस्थित धूल कणों को अपने आप में चिपका लेते हैं, सटा लेते हैं। फिर जब वायु ऊपर जाता है यानी कि नाक से आगे बढ़ता है, तो ब्रेन में, जैसे कि यहां हम बता सकते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 3 भाग हैं ब्रेन के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये अग्र मस्तिष्क में जाता है तो यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब होता है, और ऑल्फैक्टरी लोब में म्यूकस होते हैं, म्यूकस यानी कि कफ होता है ज्यादा मात्रा में। तो जब ऑक्सीजन उस म्यूकस के पास जाता है तो म्यूकस उसमें उपस्थित धूल कणों को आपस में सटा लेते हैं। अगर यदि कोई ऑक्सीजन में बैक्टीरिया वायरस है तो इसमें म्यूसिक नामक एंजाइम पाया जाता है। वो म्यूसिक नामक एंजाइम उस बैक्टीरिया को मार भी देता है। और यहाँ यदि बहुत ठंडा ऑक्सीजन गया तो ये अग्र मस्तिष्क का ये वाला भाग ऑक्सीजन को नॉर्मल गर्म कर देता है। यदि गर्म ऑक्सीजन गया तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर देता है, यहाँ फिर इसको आगे की ओर भेजता है। यानी कि ये ऑक्सीजन में उपस्थित धूल कणों को रोकने का काम मनुष्य के नाक में होता है।
लेकिन कुछ धूल कण जो काफी छोटे हैं वो यहाँ रुक नहीं पाए, वो आगे चले जाते हैं, यानी कि नाक से यहाँ ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में, फोर ब्रेन में। और यहाँ म्यूकस होते हैं। म्यूकस यानी कि समझने के लिए कफ। म्यूकस अपने आप में उन छोटे छोटे कणों को, धूल कणों को चिपका लेते हैं, सटा लेते हैं। या इसके अलावा यदि ऑक्सीजन में कोई बैक्टीरिया वायरस है तो म्यूकस, यहाँ म्यूकस में जो म्यूसिक एंजाइम है वो उन बैक्टीरिया को, वायरस को चिपका करके उसको नष्ट कर देता है। इसके बाद से ऑक्सीजन जो है इस ब्रेन, अग्र मस्तिष्क में एक और सुविधा होती है। अगर काफी ठंडा ऑक्सीजन गया तो उसको ये थोड़ा गर्म कर देगा, फिर आगे भेजेगा। काफी गर्म ऑक्सीजन गया तो उसको थोड़ा सा एवरेज ठंडा कर देगा, फिर उसको लंग्स में भेजेगा। इधर यहां से उतरेगा ऑक्सीजन, ग्रासिका होते हुए पहुंचेगा लंग्स में, यानी कि दायां फेफड़ा में भी जाएगा, बाएं फेफड़े में भी जाएगा। अब ये जो फेफड़ा है, दायां और बायां फेफड़ा, प्रत्येक फेफड़ा में, फेफड़ा जो होता है वायु कोश होता है, छाता की तरह होता है। तो वो छाता की तरह होता है, उसके दोनों मेम्ब्रेन आपस में सटे नहीं, चिपके नहीं। इसके लिए जिस तरह से छाता में कमानी होता है, ठीक उसी प्रकार लंग्स में पसलियां होती है। पसली, हड्डी पसली, यानी कि पसलियां होती है, माने कि बाती होता है, जो इस भाग को, इस भाग, इस वाले लेयर को इस वाले लेयर से चिपकने नहीं देता है, पसलियां। तब 12 को पसलियां इस लेफ्ट लंग्स में होती है और 12 पसलियां जो है इस राइट लंग्स में होती है। और ये पसलियां इन दोनों को, लंग्स के दोनों दीवारों को आपस में चिपकने से रोकती है। तब पसलियों की संख्या 12 जोड़ी हो गई। इसके अलावा प्रत्येक लंग्स के अंदर, जैसे यहां आप देख सकते हैं, सिंगल सेल मेम्ब्रेन का बना कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कूपिका कहते हैं या एल्वियोलाई कहते हैं। कूपिका की संख्या यहां आपको बता दें, कूपिका की संरचना लगभग ऐसी होती है, गुब्बारे की जैसी ऐसी होती है। और प्रत्येक लंग्स में कूपिकाओं की संख्या लगभग 10 लाख होती है। 10 लाख कूपिकाएं होती है। और ये कूपिका नीचे जुड़ी रहती है ब्लड वेसल्स से, यहाँ नस से जुड़ी रहती है। जब ऑक्सीजन इसमें जाता है तो ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है, यानी कि इसको देती है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को इधर दे देती है। तो पूछता है क्वेश्चन कि मनुष्य के लंग्स में गैसों का एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन का देन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन की क्रिया कहाँ होती है? तो कूपिका में होती है, यहाँ होती है। गैसों का एक्सचेंज यहाँ होता है। और हम लोग बात कर रहे हैं कि कूपिकाओं की संख्या एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के लंग्स में 10 लाख होती है। 10 लाख कूपिकाएं हैं। एक सर्वे में यह पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो एक सिगरेट पीने से उसके 5 से 6 कोशिकाएं एक बार में समाप्त हो जाती है, मर जाती है। 5 से 6 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो एक सर्वे में यह कहा गया है कि एक बार सिगरेट पीने से मनुष्य 5 मिनट मौत के करीब चला जाता है। ये WHO का सर्वे है। अब हम लोग बात करते हैं कि बॉडी में, यानी कि लंग्स में ऑक्सीजन कैसे जाता है। तो दोस्तों जो है, ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका इस ऑर्गन का है। लंग्स के नीचे जो ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन का नाम है डायफ्राम। डायफ्राम। तो जब मनुष्य को ऑक्सीजन लेना होता है, जैसे अभी डायफ्राम की स्थिति ये है, ऐसी है, तो ऐसी जब डायफ्राम जो है ऐसी है, तो ये राइट लंग्स पर भी प्रेशर उत्पन्न की है, दाब डाली है, और लेफ्ट लंग्स पर भी प्रेशर उत्पन्न की है, दाब डाली है। ऐसे है, तो जब ऑक्सीजन लेना होता है तो ये डायफ्राम जो है ऐसे हो जाती है,
यानी कि हम समझाने के लिए कह सकते हैं कि अभी ये सिरा ऊपर है और ये लेना होता है तो ये ऐसे हो जाती है, ऐसे। यानी कि आप देख सकते हैं ऐसे है ना, तो ये धंस जाती है, उठा हुआ सिरा नीचे आ जाता है। तो जैसे ही ये डायफ्राम जो है नीचे की ओर आता है, जो दाब पड़ा था लंग्स पर जो प्रेशर पड़ा था, दोनों लंग्स पर से प्रेशर हट जाता है, तो ये वाला लंग्स भी थोड़ा सा फैल जाता है, ये लंग्स भी थोड़ा सा फैल जाता है। और जब फेफड़ा फैलता है तो फेफड़े के अंदर जो 10 लाख कुपिकाएं हैं, गुब्बारे की जैसी स्ट्रक्चर, वो भी फैल जाती है। और जब फैलती है वो, तो इस फेफड़े के अंदर पर्याप्त जगह बन जाता है। अब उस जगह को भरने के लिए स्वतः ऑक्सीजन वायुमंडल से हम लोगों के फेफड़े में चला जाता है, फिर फेफड़े से कुपिका में गया और कुपिका उसको ये ब्लड वेसल्स को दे देती है, ब्लड वेसल्स उसको ले जाता है हार्ट में, हृदय में, और फिर हृदय से वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये तो ऑक्सीजन लेने की बात हुई कि कैसे ऑक्सीजन वायुमंडल से अपने आप हमारे फेफड़े में चला जाता है। यानी कि एक बार और आप समझ सकते हैं कि जब मनुष्य को ऑक्सीजन लेना होता है तो डायफ्राम अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है, जिससे दोनों लंग्स पर उत्पन्न होने वाले दबाव समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण लंग्स में फैलाव उत्पन्न हो जाता है। और कुपिका भी अगर सिमटी थी तो फैल जाती है और उस लंग्स में पर्याप्त जगह बन जाता है। उस जगह को भरने के लिए स्वतः ऑक्सीजन वायुमंडल से फेफड़े के अंदर चला जाता है। अब जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है तो क्या होता है, तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन गया। अब पूरे बॉडी में जब ऑक्सीजन गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन होता है, श्वसन की क्रिया। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ टूटते हैं और जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ऊर्जा तो किसी काम को करने में खर्च हो जाती है, लेकिन बचा CO2, तो CO2 फिर हार्ट में, हृदय में जाता है, हृदय से वो फिर आता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। अब ब्लड वेसल से वो आ जाता है कुपिका में। यानी कि जब पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आ जाता है तो ये जो कुपिका जो है नीचे ऐसे खिसकी थी, ये पुनः ऊपर आ जाती है ऐसे। यानी कि ये वाला भाग जो ऐसे हुआ था वो फिर से ऐसे हो जाता है। तो जब ऐसे हो जाता है तो फिर इन दोनों पर प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, दाब उत्पन्न हो जाता है। और दाब उत्पन्न होने की स्थिति में इसमें उपस्थित जो वायु है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्वतः इससे निकलता है और बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये हमने कोशिश किया कि आप सबको ऑक्सीजन कैसे मनुष्य लेता है इसको समझाया जा सके, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ता है इसको समझाया जा सके। अब आइए 2-3 पॉइंट हम लोग बात करते हैं। और जैसे सामान्यतः मनुष्य एक बार श्वसन की क्रिया में सामान्यतः 250 ml ऑक्सीजन लेता है। जैसे हम अब यहाँ खड़े हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो सामान्यतः बिना खींचे अपने आप ऑक्सीजन 250 ml जाएगा। अब फिर जब उधर से हम छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो 220 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से या फेफड़े से बाहर निकलेगा। लेकिन वहीं जब आदमी योगा कर रहा हो, सांस को खींच रहा हो, तो कितना ऑक्सीजन हम लोगों के लंग्स में समा सकता है, यानी कि लंग्स में ऑक्सीजन का स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो दोस्तों अगर हम पूरा ऑक्सीजन खींचते हैं तो इस क्रम में अधिकांशतः यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के फेफड़े में 5800 ml तक ऑक्सीजन जा सकता है। और दोस्तों होता ये है कि इसको जैसे ज़्यादा ऑक्सीजन कभी कभार यानी कि सुबह में एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम, ये करना चाहिए। कारण ये कि सामान्य श्वसन की क्रिया में हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीजन लिए, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें,
जिससे धीरे धीरे जो है आप देख सकते हैं इस लंग्स में फेफड़े में काफी बारीक नसें होती है। तो नॉर्मली सामान्य श्वसन करते हैं तो थोड़ा सा फेफड़ा थोड़ा सा फैला, थोड़ा सा सिमटा, थोड़ा सा फैला, थोड़ा सा सिमटा। इससे जो है ऑक्सीजन को फेफड़े के जो अंतिम हिस्से में पहुंचना चाहिए, प्रत्येक माने पतली पतली नसों में पहुंचना चाहिए, उसमें नहीं न पहुंच पाता है, जिसके कारण उसमें ब्लॉकेज उत्पन्न होने लगता है। और वही ब्लॉकेज जो है बाद में अस्थमा उत्पन्न कर देता है, दम्मा उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए ब्लॉकेज उत्पन्न न हो और मनुष्य को अस्थमा या दम्मा न हो, इसलिए व्यक्ति को अनुलोम विलोम करते रहना चाहिए, या कभी कभार जो है 24 घंटे में कभी कभार जब भी मैंने शरीर खाली और हल्का दिखे तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेते रहना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहना चाहिए। दम्मा की स्थिति में होता ये है कि ब्रोंकाइटिस या दम्मा में कि जो फेफड़े की नसें हैं वो अंदर से मोटी हो जाती है, उसमें सूजन हो जाता है, अंदर से वो मोटी हो जाती है, अंदर से मोटी हो जाती है। और जब अंदर से मोटी हो जाएगी तो वही इधर से ऑक्सीजन इधर जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से इधर आने में परेशानी का सामना होने लगता है, परेशानी होने लगती है, कठिनाई होने लगती है, जिसे अस्थमा कहते हैं, जो एक बीमारी नहीं है बल्कि एक प्रकार की एलर्जी है, पॉल्यूशन वगैरह के कारण उत्पन्न होती है। तो ये रिस्पिरेशन या मनुष्य के श्वसन तंत्र से संबंधित बातें रही दोस्तों। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ऑक्सीजन वायुमंडल से स्वतः फेफड़े में चला जाता है, कैसे फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य जो है अधिकतम कितना ऑक्सीजन अपने फेफड़े में भर सकता है, तो वो हमने बताया कि अधिकांशतः यानी कि अधिकतम 5800 ml ऑक्सीजन हम लोग भर सकते हैं। और नॉर्मली ऐसे सामान्य श्वसन की क्रिया हो रही है तो सामान्य श्वसन की क्रिया में आदमी 250 ml ऑक्सीजन लेता है और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फेफड़े से बाहर निकलती है। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा और उसमें यही हम आप सबको बताए हैं दोस्तों। फिर से मैं एक बार आग्रह कर रहा हूँ, आप सब थोड़ा सा स्लो हो गए हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने की दिशा में, तो आप अगर चाहते हैं कि हमारा सेवा ये निरंतर चला रहे तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े और इसी तरह से मैं उत्साह के साथ आप सबका सेवा करता रहूं, वीडियो अपलोड करता रहूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।